हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे थे डीबीटी जेआरएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज, जिसमें 2019 के पेपर में से सेक्शन ए के क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चंस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज पेन और पेपर लेके बैठिए, ताकि उसमें मैं काफी ज्यादा नए नए कॉन्सेप्ट्स बताने वाली हूँ, जो आपके अदर लाइफ साइंसेज से रिलेटेड एग्जाम लाइक सीएसआई नेट में और इसमें हो सकता है डीबीटी में भी वापस वही कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाए। तो आप पेन और पेपर में नोट करते रहिए जो भी आपको न्यू कॉन्सेप्ट लगे उसको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है टेक्निक्स का। इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज टू स्टडी ट्रांजिएंट प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस इन ए लाइव सेल। तो ये इन विवो सेल के अंदर, इन विवो कंडीशन में किसी लाइव सेल के अंदर प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन को देखने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है। इसमें एक टेक्निक होती है फोर्स्टर रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। तो इस टेक्निक के अंदर क्या किया जाता है, एक फ्लूरोसेंस टैग्ड प्रोटीन होती है, उसके ऊपर कुछ लाइट इमिट की जाती है। जिस लाइट की वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब कर सकती हैं, उससे ज्यादा वेवलेंथ की लाइट को वो इमिट करेगी। तो लाइक सायन फ्लूरोसेंस प्रोटीन है, वो करती है 430 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब। उसके बाद वो इमिट करेगी 480 नैनोमीटर की लाइट को। उसके बाद उसी के अंदर एक और येलो फ्लूरोसेंट प्रोटीन टैग कर दी जाती है, तो वो 480 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करके वापस से 530 नैनोमीटर की लाइट को इमिट करती है। तो इस तरह से ज्यादा रेजोनेंस वाली, ज्यादा फ्लूरोसेंस वाली प्रोटीन को हम लोग ज्यादा वेवलेंथ की वो लाइट इमिट हो जाएगी, और उससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं प्रोटीन प्रोटीन के इंटरेक्शन को। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। देन नेक्स्ट है which one of the following graphs correctly represent unfolding of a protein in the presence of increasing concentration of यूरिया। तो यूरिया क्या करता है, प्रोटीन की अनफोल्डिंग करवाता है, लेकिन किस तरह से करवाएगा। जैसे कोई यूरिया क्या करेगा, उसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या फिर नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन है, उनको डिस्टर्ब करवाएगा प्रोटीन के अंदर। तो जैसे ही यूरिया डालेंगे, उसकी जिस तरह से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, तो एकदम से प्रोटीन की अनफोल्डिंग नहीं होगी, उसके अंदर कुछ लैग फे जाएगी। उसके बाद क्या होगा, प्रोटीन की अनफोल्डिंग धीरे धीरे स्टार्ट होगी, और जब वो प्रोटीन बिल्कुल डीनेचर हो जाएगी, तो उसमें क्या होगा, वो स्टेबल ग्राफ आ जाएगा। तो इस टाइप का ग्राफ देखना हमें। ये वाला ग्राफ हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें एकदम से इंक्रीज होके वापस डिक्रीज हो रहा है, इसमें बिल्कुल डिक्रीज हो रहा है। तो प्रोटीन की अनफोल्डिंग करवाता है यूरिया। तो जैसे परसेंटेज ऑफ अनफोल्डेड प्रोटीन, तो डिक्रीज नहीं होंगे, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंक्रीज होंगे। यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, तो या तो ये ग्राफ हो सकता है या फिर ये। लेकिन इसमें ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, क्योंकि इंक्रीज होता जा रहा है इसमें। लेकिन अनफोल्डिंग जब तक होगी, तब जब तक कि वो प्रोटीन पूरी डीनेचर नहीं हो जाए। तो इसका जो करेक्ट ग्राफ हो जाएगा वो ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें लेग फेज आएगी, उसके बाद उसकी प्रोटीन की अनफोल्डिंग होगी, उसके बाद ये स्टेबल हो जाएगा जब प्रोटीन पूरी डीनेचर हो जाएगी। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, ए ट्रांसफर आरएनए कंटेनिंग एन एंटीकोडन फॉर ल्यूसीन वाज चार्ज्ड विद ल्यूसीन। ल्यूसीन के साथ चार्ज किया गया। फिर सब्सिक्वेंटली द अटैच्ड ल्यूसीन वाज केमिकली मॉडिफाइड टू आर्जिनिन। द ट्रांसफर आरएनए विल इनकॉर्पोरेट। तो इसमें क्या किया गया, ट्रांसफर आरएनए को चार्ज किया गया ल्यूसीन के साथ, और इसमें क्या होता है, कुछ अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं, काफी सारे कोडॉन्स को कोड कर सकते हैं। ओके, लेकिन उनके लिए क्या होता है, अलग अलग काफी सारे ट्रांसफर आरएनए प्रेजेंट होते हैं, और ट्रांसफर आरएनए का चार्ज होना मीन्स ट्रांसफर आरएनए पे अमाइनो एसिड का एडिशन। और वो करता है एक स्पेसिफिक एंजाइम, जिसको बोलते हैं अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। ओके, तो ये एंजाइम काफी ज्यादा स्पेसिफिकली उन अमाइनो एसिड को चार्ज करता है, टैग करता है ट्रांसफर आरएनए के ऊपर, और ट्रांसफर आरएनए उन अमाइनो एसिड्स को लेके आएगा मैसेंजर आरएनए के ऊपर, राइबोसोम की ए साइड पे, और फिर वहां पे क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होकर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, अमाइनो एसिड एक दूसरे से अटैच्ड होंगे। तो इसमें क्या किया गया,
ल्यूसीन से चार्ज किया गया ल्यूसीन वाला ट्रांसफर आरएनए है और उसको केमिकली मॉडिफाइड कर दिया गया आर्जिनिन से। तो उसमें जो भी फर्क पड़ेगा वो ट्रांसफर आरएनए पे पड़ेगा, मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो उसमें क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, आर्जिनिन अगेंस्ट कोडोन ऑफ आर्जिनिन इन मैसेंजर आरएनए। तो आर्जिनिन के कोडोन नहीं आएंगे यहाँ पे, क्योंकि जो चार्ज ट्रांसफर आरएनए था वो ल्यूसीन का था। ओके, तो यहाँ पे ऐसा होगा कि ल्यूसीन वाले उसमें कोडोन प्रेजेंट रहेंगे, मैसेंजर आरएनए के अंदर जो कोडोन रहेंगे वो तो ल्यूसीन वाले रहेंगे, लेकिन ट्रांसफर आरएनए के ऊपर क्या रहेगा, आर्जिनिन। ओके, तो ल्यूसीन अगेंस्ट कोडोन ऑफ आर्जिनिन इन मैसेंजर आरएनए ये भी नहीं होगा, आर्जिनिन अगेंस्ट कोडोन ऑफ ल्यूसीन इन मैसेंजर आरएनए। तो ये हो जाएगा करेक्ट इसका आंसर। ओके, तो मैसेंजर आरएनए पे ल्यूसीन के कोडोन प्रेजेंट रहेंगे और ट्रांसफर आरएनए पे क्या प्रेजेंट रहेगा, आर्जिनिन। तो ये एनालिटिकल क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बेस एक्सट्रूशन डीएनए रिपेयर सिस्टम इज फॉल्स। तो बेस एक्सट्रूशन रिपेयर क्या होता है, ये एक टाइप का डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म है। डीएनए के अंदर जब कभी कोई डैमेज हो जाता है तो काफी सारे रिपेयर मैकेनिज्म चलते हैं। तो डीएनए के अंदर जैसे ही कुछ डैमेज होगा, बेस एक्सट्रूशन रिपेयर मीन्स कुछ बेस के अंदर चेंज हो चुका है। ओके, तो वहां पे क्या होता है, एक एपी एंडोन्यूक्लियोज आके उस पूरे न्यूक्लियोटाइड को जो जिसमें डिफेक्ट हुआ है उसको पूरा रिमूव कर देगा, और उसके बाद क्या होगा, एक डीएनए ग्लाइकोसाइलेज आके वहां पे मेजर ग्रुप से एंटर करेगा और जो वो गैप होगा उसको फिल कर देगा। डीएनए ग्लाइकोसाइलेज तो क्या करेगा, उस वाले जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा न्यूक्लियोटाइड में, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसके बीच में होता है, शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में। तो शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा उसको कट करवाएगा डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम, और उसके बाद एक स्पेसिफिक टाइप का डीएनए पॉलीमरेज होता है जो यूकैरियोट के अंदर होता है, डीएनए पॉलीमरेज बीटा। तो वो आके क्या करेगा, उस गैप को फिल करेगा। और प्रोकैरियोट के अंदर होता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, जो गैप फिलिंग का काम करेगा। इस तरह से बेस एक्सट्रूशन रिपेयर वर्क करता है। तो इसके अंदर फॉल्स पूछा है, तो इट कैन बी ट्रिगर्ड बाय डैमेज्ड डीएनए। तो डैमेज डीएनए होगा तभी ट्रिगर होगा ये वाला रिपेयर सिस्टम, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद द पॉलीमरेज बीटा पाथवे फैसिलिटेट्स रिप्लेसमेंट ऑफ ए लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड स्ट्रेच ऑफ डीएनए। तो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड स्ट्रेच ऑफ डीएनए यहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं होता है। पॉलीमरेज बीटा तो क्या करता है, वहां पे जो गैप होता है उसको फिल करने का काम करता है, लेकिन वो सिंथेसाइज करवाएगा अमाइनो एसिड को, सॉरी न्यूक्लियोटाइड को सिंथेसाइज करवाएगा, यहाँ पे कोई स्ट्रेच अटैच नहीं करेगा। तो ये वाला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। उसके बाद द एंजाइम्स दैट रिमूव बेस फ्रॉम डीएनए आर ग्लाइकोसाइलेजेस एंड लाइजेजेस। तो ये भी करेक्ट है। बेस को कौन रिमूव करेगा, डीएनए ग्लाइकोसाइलेजेस। और damaged DNA that has not been repaired cause stalling of DNA polymerase third। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। ओके, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड अगर सही से वर्क नहीं कर रहा होगा तभी क्या होगा, यहाँ पे डीएनए डैमेज रहेगा और उसको बेस एक्सट्रूशन रिपेयर से वापस रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसका जो फॉल्स पूछा है तो करेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following result is expected when a mammalian cell in S phase is fused with another G2 phase। तो ये एक सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट है। पॉल एंड कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, ये सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट किया। उसमें क्या किया, अलग अलग जो सेल डिवीजन सेल साइकिल की जो फेजेस हैं उनको माइटोटिक फेज के साथ फ्यूज करवा के देखा कि वो सेल उस फेज से उस माइटोटिक सेल फेज में एंटर होती है या नहीं। ओके, तो उस बेस पे इसमें क्या किया गया, एस फेज और G2 फेज को फ्यूज करवाया गया। तो एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए डबल हो रहा है। तो G2 फेज के अंदर जब वो तभी जाएगा जब वो डुप्लीकेट होगा। तो इसमें क्या होगा, G2 phase nucleus will wait for the S phase nucleus to complete the replication and both the nuclei simultaneously enter into M phase। तो ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, G2 phase वेट कर सकती है उसका, लेकिन S phase वापस से एस फेज क्या होगा, जब उसका डीएनए डुप्लीकेट होगा उसी के बाद में वो G2 फेज में एंटर होगी। देन नेक्स्ट है एस फेज न्यूक्लियस
would immediately enter into G2 phase without completing the replication phase, ये नहीं होगा. Both the nuclei would follow their corresponding cell cycle without influencing each other, ये भी नहीं होगा. Due to influence of S phase promoting factor, G2 phase nucleus will enter into S phase, ये भी नहीं होगा. Okay, तो करेक्ट क्या हो जाएगा? फर्स्ट. देन नेक्स्ट है, following statements are about chromatin organization in eukaryotes. तो जीनोम का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें क्या होता है? डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन होता है. डीएनए जैसे थ्रेड फॉर्म में रहता है, क्रोमेटिन के फॉर्म में उसको बाउंड किया जाता है, रैप किया जाता है हिस्टोन प्रोटीन के थ्रू, और उसको क्या किया जाता है? पैक्ड किया जाता है हेटेरोक्रोमेटिन के फॉर्म में. ओके, जब डीएनए इस तरह से खुला हुआ रहेगा तो उसको बोलते हैं यूक्रोमेटिन, जो सिंथेसाइज कर सकता है, रिप्लिकेट हो सकता है. लेकिन हेटेरोक्रोमेटिन जो ज्यादा कंडेंस्ड और कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है डीएनए की, उसको बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन. तो उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. द लेंथ ऑफ डीएनए पर न्यूक्लियोसोम वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टिश्यू और स्पीसीज. तो ये करेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि जो लेंथ होती है डीएनए न्यूक्लियोसोम की, वो टिश्यू और अलग अलग टिश्यू और अलग अलग स्पीसीज में वेरी करती है. इसके बाद typical nucleosomal packaging pattern is strictly maintained across the genome of an organism. ये न्यूक्लियोसोमल पैकेजिंग पैटर्न इज स्ट्रिक्टली मेंटेन अक्रॉस द जीनोम, पूरे जीनोम में स्ट्रिक्टली मेंटेन नहीं होता है, तो ये रॉन्ग हो गया. उसके बाद है, while wrapping around the histone core protein uniform structure of DNA is maintained. डीएनए की यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रह पाती है यहाँ पे. तो क्योंकि कहीं पे लूप्ड स्ट्रक्चर होती है, कहीं पे लीनियर स्ट्रक्चर होती है, तो ये क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा. उसके बाद हिस्टोन टेल मीडिएटेड इंटरन्यूक्लियोसोमल कॉन्टैक्ट इज वन ऑफ द एसेंशियल फैक्टर टू अचीव 30 नैनोमीटर फाइबर स्ट्रक्चर. तो ये क्या होती है? हेटेरोक्रोमेटिन स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर 30 नैनोमीटर फाइबर के अंदर कॉम्पैक्ट हो जाता है डीएनए मटेरियल. ओके, पूरा डीएनए 30 नैनोमीटर फाइबर के अंदर कॉम्पैक्ट हो जाएगा. तो ये सही है बिल्कुल. तो इसमें क्या ढूंढना है? करेक्ट स्टेटमेंट देखना है. तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट और फोर्थ. तो फर्स्ट और फोर्थ, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा. देन नेक्स्ट है, which one of the following techniques can be utilized to study both protein peptide and protein DNA interaction? तो इसके लिए जो इसके लिए जो टेक्निक यूज की जाती है वो होती है फास्ट डिस्प्ले. इसके अंदर क्या होता है? एक वायरस जो लेमडा फास्ट होता है उसको यूज किया जाता है. उसके बाहर जो कैप्सिड प्रोटीन रहती है उसके अंदर जो भी प्रोटीन हमें डिटेक्ट करनी है उसको यूज किया जाता है. तो ये वाली टेक्निक यूज करेंगे. डीएनए फुटप्रिंटिंग यूज नहीं कर सकते. डीएनए फुटप्रिंटिंग में क्या होता है? डीएनए और प्रोटीन का इंटरेक्शन देखा जाता है. 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर भी क्या होता है? प्रोटीन का सेपरेशन करते हैं. इसके अंदर 2 डायमेंशनल यूज करते हैं, एक उसका पीआई के बेस पे और एक उसके मोलिकुलर वेट के बेस पे. तो ये भी नहीं होगा, और चिप होने ऐसे भी नहीं होगा. ओके, तो करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी. The next in genomic DNA denaturation and renaturation experiment, which one of the following reasons would renature the earliest? तो renaturation क्या होता है? denaturation और renaturation means जब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? डीएनए डीनेचर होता जाता है. और रीनेचुरेशन किस पे डिपेंड करता है? किसी भी जीनोम की साइज और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे, कि वो कितना कॉम्प्लेक्स है और उसकी जीनोम की साइज कितनी है. तो सबसे ज्यादा अर्लीस्ट रीनेचर कौन सा हो सकता है? जो सबसे स्मॉलेस्ट साइज का है. तो सैटेलाइट डीएनए क्या होते हैं? बिल्कुल 1 to 25 बेस पेयर, मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, इस तरह से डीएनए प्रेजेंट होते हैं, रिपीटेटिव सीक्वेंस होती है. तो ये क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सैटेलाइट डीएनए. सिंगल कॉपी जीन नहीं हो सकता, शूडो जीन्स नहीं होंगे, मल्टी कॉपी जीन फैमिलीज ये भी नहीं होगा. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सैटेलाइट डीएनए. ओके, देन नेक्स्ट है, सैटेलाइट डीएनए क्या होता है? एक यूनिक सीक्वेंस होती है हर एक और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर. उसके बाद है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन ऑटोनोमस रेट्रो ट्रांसपोजोन? तो ऑटोनोमस रेट्रो ट्रांसपोजोन का एग्जांपल है लाइंस, लॉन्ग इंटरस्प्रेस्ड न्यूक्लियोटाइड. ये क्या होते हैं? एक टाइप के ट्रांसपोजोन्स होते हैं. TN10 नहीं हो सकता, ये कंपोजिट ट्रांसपोजोन होता है, डीएनए टाइप का ट्रांसपोजोन है. और रेट्रो ट्रांसपोजोन मीन्स जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को यूज करके
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को यूज करेगा। ओके, तो लाइन और साइन प्रेजेंट होते हैं यूकेरियोट्स के अंदर। पी एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ड्रोसोफिला में। तो इस तरह से लाइन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ये बिल्कुल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि ऑटोनोमस रेट्रो ट्रांसपोजन्स कौन से होते हैं और डीएनए ट्रांसपोजन्स कौन कौन से होते हैं। ओके, मेज के अंदर भी एसिडियस एलिमेंट्स इस तरह से ट्रांसपोजन्स होते हैं। देन नेक्स्ट, थेलियम 208 has a half life of 3.053 minutes. And how long will a sample containing 120 microns of thallium 208 take to decay? 7.50। तो किसी भी थेलियम 208 की जो हाफ लाइफ है वो है 3.053 मिनट, और इसको क्या करना है? 120 कोई सैंपल है, वो 7.50 में कन्वर्ट होगा, तब तक इसको कितने मिनट का टाइम लगेगा? तो हाफ लाइफ कितने क्या होता है उसका? 50% पार्ट क्या हो जाता है? डीके हो जाता है। तो 120 का हाफ कितना हो जाएगा? 60। 60 जब बनेगा तो बनेगा 3.053 मिनट्स के अंदर। फिर वापस से 60 से 30 बनेगा, तब वापस लगेंगे 3.053 मिनट। इस तरह से इसका हाफ हाफ करके जब 7.50 आ जाएगा, तब तक वो कितनी बार इस तरह से हाफ लाइफ आएगी उसकी? 5 टाइम। ओके, तो 5 टाइम्स 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 15 समथिंग आएगा, लेकिन इसमें ऑप्शन में सिर्फ 12.21 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट है इंजेक्शन ऑफ नैनोस ट्रांसक्रिप्ट at the interior end of fertilized Drosophila egg is expected to develop in an embryo with। तो ड्रोसोफिला का जो इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का जो डिटर्मिनेशन होता है वो होता है, उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स का ग्रेडियंट फॉर्म होता है इंटीरियर साइड में और पोस्टीरियर साइड में। इंटीरियर साइड में क्या होते हैं? पोस्टीरियर साइड में होता है नेनोस और एंटीरियर साइड में होता है बाइकोइड। तो उसका जो ग्रेडियंट फॉर्म होगा उसके बेस पे उसका हेड बनेगा, टेल बनेगा, और उस तरह से उसका थोरेक्स और एब्डोमेन रीजन इस तरह से बनते जाते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है? एक एक्सपेरिमेंट में नैनोज का इंजेक्शन दिया गया है एंटीरियर पार्ट पे। तो फिर क्या होगा? इंटीरियर पार्ट पे अगर नैनोज दे दिया गया है तो नैनोज क्या करता है? उसका टेल वाला रीजन बनाता है। तो आगे भी क्या हो जाएगा? वहां पे टेल का फॉर्मेशन हो जाएगा उसके हेड ग्रुप में भी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू टेल्स एट बोथ द एंड, दोनों एंड पे क्या हो जाएगा? दो टेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में इस तरह से एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसका कुछ लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन कर दिया या फिर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन कर दिया, तो क्या उसमें इफेक्ट होगा। ओके, देन नेक्स्ट है if non-disjunction of a chromosome occur in meiosis second, what will be the product at the completion of meiosis? तो नॉन डिसजंक्शन क्या होता है? एक क्रोमोसोमल एब्रेशन होता है, क्रोमोसोम के अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटीज हो जाती हैं क्रोमोसोम के नंबर के अंदर। ओके, तो मियोसिस सेकंड के अंदर अगर एबनॉर्मेलिटी हो रही तो उसमें क्या होता है? नॉन डिसजंक्शन मींस स्पिंडल फाइबर्स सही से नहीं फॉर्म हो पाते हैं, जिसकी वजह से कुछ जब सेल डिवाइड हो रही है, और मियोसिस सेकेंड मीन्स एन एन कंडीशन है, तो एक तरफ तो क्या चला जाएगा? ज्यादा क्रोमोसोम चले जाएंगे, एक तरफ क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही कोई नहीं जाएगा। स्पिंडल का इस तरह से स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड है क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पे, और जब स्पिंडल फाइबर्स उनको पोलर साइड में मूव कर रहे हैं, तो एक तरफ तो n+1 कंडीशन जा सकती है, एक प्लस n+0, बिल्कुल n-1 कंडीशन चली जाएगी, क्योंकि एक भी क्रोमोसोम नहीं जाएगा, और एक में क्या रह जाएगा? नॉर्मली वो n भी रह सकते हैं। तो इसमें क्या होगा आंसर? वन गेमेट विल बी n+1, वन विल बी n-1 एंड टू विल बी n, क्योंकि मियोसिस सेकंड है, ये मियोसिस वाली फेज है, तो इसमें टू क्या हो जाएंगे? एन फेज में रहेंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट है which one of the following changes occur in a directionally migrating eukaryotic cell? तो सेल का माइग्रेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लाइक डेवलपमेंट के टाइम पे क्या होता है? काफी सारी सेल एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती हैं। तो यूकेरियोटिक सेल के माइग्रेशन में क्या होता है? उसकी जो अंदर साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स रहती हैं, जो लाइक एक्टिन, और उसके अंदर काफी सारे जीन्स भी होते हैं, रो टाइप के जीन, रो जीटीपीएस प्रोटीन। तो ये क्या करती है? हेल्प करती है यूकेरियोटिक सेल के माइग्रेशन में।
और उसमें क्रोलिंग मूवमेंट प्रेजेंट रहता है। तो उस मूवमेंट में क्या होता है, जैसे जैसे सेल मूव करेगी उसके सेल ऑर्गेनेल्स भी क्या करेंगे, साइटोसोल मूव करेगा फिर सेल ऑर्गेनेल्स में मूव करेंगे, इस तरह से मूवमेंट प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। तो ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, ई आर इज फ्रेगमेंटेड, तो फ्रेगमेंटेशन किसी का नहीं होगा, वहां पे क्या होता है क्रोलिंग मूवमेंट होती है ओनली साइटोसोल के थ्रू और साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स के थ्रू, तो ये नहीं होगा। उसके बाद सेकंड है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल ड्रॉप, तो यहाँ पे पोटेंशियल वाली भी कोई बात नहीं होगी, तो ये भी रॉन्ग हो गया। देन नेक्स्ट है द न्यूक्लियस मूव्स टुवर्ड द बैक एंड बिहाइंड द गोल्जी, तो न्यूक्लियस मूव करेगा गोल्जी के पीछे पीछे और गोल्जी इस तरह से मूव करेंगे, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद द गोल्जी इज फ्रेगमेंटेड, तो फ्रेगमेंटेशन वाली कोई बात नहीं होगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। Then next है underwinding or overwinding of circular double-stranded DNA generates supercoils only when it does not have any of the following. इनमें से कौन सी ऐसी चीज नहीं होगी तब जाके क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की सुपर कॉइलिंग होगी। सुपर कॉइलिंग मीन्स जब डीएनए वाइंडिंग करता है उसके बाद में अगर ज्यादा वाइंडिंग हो जाए तो उसके अंदर वापस से एक स्ट्रैंड वापस से वाइंड करने लग जाती है, उसको बोलते हैं सुपर कॉइलिंग। ओके, तो अंडर वाइंडिंग और ओवर वाइंडिंग कब होगी, सुपर कोइलिंग जब होगी जब उसके अंदर कोई ना कोई निक प्रेजेंट नहीं होगा। अगर वहां पे कोई कट लगा दिया जाए, एक जैसे रस्सी बेंड कर रही है उसके बीच में से कट लगा दिया जाए तो उसके बीच में जो वाइंडिंग हो रही है वो निकल जाएगी, टेंगल्स निकल जाएंगे। लेकिन अगर कोई निक और कोई अगर वहां कट प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, वो अनवाइंड सुपर कोइलिंग प्रेजेंट रहेगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है निक आ जाएगा, क्योंकि निक प्रेजेंट नहीं है, और निक कौन करवाता है, टोपोआइसोमेरेज सेकंड। ओके, टोपोआइसोमेरेजेज एंजाइम क्या करते हैं, डीएनए पे कट करते हैं जिसकी वजह से उसकी सुपर कॉइलिंग रिलीज हो जाती है और वो डीएनए क्या हो जाता है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। ओके, रिपीट सीक्वेंस नहीं हो सकता जीसी रिच रीजन, और इनकी कोई मतलब नहीं है इन सारे ऑप्शंस का, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट। देन नेक्स्ट CRISPR-Cas9 is an example of bacterial adaptive immunity. The transcription of CRISPR loci generates small CRISPR RNA to specifically target viral DNA but not CRISPR loci by forming complex with guide RNA and Cas9 nucleus. This prevention of autoimmunity is due to, तो क्रिस्पर केस क्या होता है, एक टाइप का ऑटो इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया के अंदर। क्या होता है बैक्टीरिया के अंदर, क्या होता है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर होता है। ओके, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर मींस जैसे वर्टिकल जीन ट्रांसफर तो पेरेंट्स से जो जीन ऑफस्प्रिंग में आ रहे हैं उसको बोलते हैं वर्टिकल जीन्स, और हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर मतलब अलग स्पीशीज कोई या फिर सेम स्पीशीज के कोई ऑर्गेनिज्म जीन का अगर ट्रांसफर करवा रहे हैं एक दूसरे के बीच में तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। और वो या तो कॉन्जुगेशन के थ्रू हो सकता है या फिर ट्रांसडक्शन के थ्रू हो सकता है। कॉन्जुगेशन मीन्स बैक्टीरियल जो कॉन्जुगेशन पिलाई फॉर्म होगी और उसके साथ उसकी वजह से क्या होगा, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जीन का ट्रांसफर करेगा। और ट्रांसडक्शन मीन्स एक वायरस किसी अदर बैक्टीरिया के अंदर जीन का ट्रांसफर करता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन। ओके, तो ये काफी ज्यादा हार्मफुल होता है कुछ बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि इसमें कुछ रेयर चांस में ये प्रॉफिटेबल हो सकता है लेकिन अदरवाइज ये म्यूटेशन कोज करेगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर जिसको बोलते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी। ओके, तो इसमें क्या होगा, ये क्रिस्पर नाम का एक जीन प्रेजेंट होता है, वो क्या करेगा, आरएनए फॉर्म करेगा। आरएनए बना के उसके अंदर जिस तरह से हमारे अंदर यूकेरियोट्स के अंदर एमआईआरएनए और आरएनए एसआईआरएनए इंटरफेरेंस होती है आरएनए की, उसी तरह से इसमें क्या होता है, ये क्रिस्पर आरएनए क्या करेगा, उस जो फॉरेन डीएनए आया है, कोई भी जेनेटिक मटेरियल आया है उसके अंदर गाइड आरएनए के थ्रू कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना के वहां अटैच होकर आरएनए इंटरफेरेंस करेगा। ओके, तो ये मैकेनिज्म होता है क्रिस्पर केस 9 का। तो अब इसमें ऐसे और इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम में क्या होता है, सेल्फ और नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज करने की कैपेसिटी होती है। तो हमारे अंदर भी इसी तरह से टी सेल बी सेल सेल्फ और नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज कर सकती है। उसी तरह से क्रिस्पर में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो सेल्फ और नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज कर पाता है। ओके, तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं, ये एक टारगेट डीएनए होगा जो नॉन सेल्फ डीएनए है, ये क्या होगा,
सेल्फ डीएनए होगा। तो जब ये क्रिस्पर आरएनए बनेगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे इसके ऊपर कुछ प्रोटोस्पेसर सीक्वेंस प्रेजेंट रहती हैं। जो नॉन सेल्फ आरएन डीएनए होगा उसके ऊपर क्या रहेगी, कुछ प्रोटोस्पेसर सीक्वेंस प्रेजेंट रहती हैं, जिसके साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री शो नहीं करता है। लेकिन जो इसका सेल्फ डीएनए होगा उसके साथ क्या करता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री शो करता है। ओके, तो इसकी वजह से ये अपने सेल्फ और नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो इसके बेस पे हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। एब्सेंस ऑफ प्रोटोस्पेसर एडजेसेंट मोटिव सीक्वेंस इन क्रिस्पर लोसाई, तो ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्रिस्पर लोसाई जो इसका खुद का है उसके ऊपर क्या होगा, ये जो प्रोटोस्पेसर सीक्वेंस है वो क्या होगी, एब्सेंट होगी। देन नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ डीएनए सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री टू क्रिस्पर आरएनए इन क्रिस्पर लोकसाई, ये सारे हो ही नहीं सकते। तो ये इसका, और ये रिसेंटली टॉपिक है, अभी काफी ज्यादा इसकी डिस्कवरी चल रही है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन बीआरसी में भी पूछा गया था, इसी टाइप का क्वेश्चन, और इसमें भी पूछा गया है। तो इसके बारे में पढ़ने की जरूरत है, आप इसको नोट कर लेना। देन नेक्स्ट है the type of transport that does not reach Vmax is, तो Vmax कौन सा ऐसा ट्रांसपोर्ट होगा जो रीच नहीं करेगा। Vmax क्या होता है, जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन या फिर कोई रेट बढ़ती जाती है, उसके बाद क्या होता है, एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे वो क्या होती है, एक जगह स्टेबल हो जाती है, जिसको बोलते हैं, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम गेन हो गई, तो उसको बोलते हैं Vmax। तो ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्ट है, सिंपल डिफ्यूजन में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करते रहेंगे जब तक कि वो इक्विलिब्रियम नहीं आ जाए। तो यहाँ पे तो कोई इस तरह की वी मैक्स गेन नहीं होता है, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल्स की, वैसे वैसे ट्रांसपोर्ट होता रहेगा। तो यहाँ पे वी मैक्स गेन नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन में एक स्ट्रेट लाइन आती है। ओके, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है उसमें क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कुछ कैरियर प्रोटीन के थ्रू होगा। तो वहां पे चाहे कॉन्सेंट्रेशन कितनी भी बढ़ा दें, लेकिन वो कैरियर प्रोटीन जितने मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं उतने ही मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करवाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, वीमैक्स अटेंड हो जाता है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हो जाएगा वीमैक्स अटेंड। और आयन चैनल्स भी एक टाइप का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, यहाँ पे भी हो जाएगा। और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो एटीपी का यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वीमैक्स अटेंड हो सकता है। लेकिन सिंपल डिफ्यूजन में क्या होगा, वीमैक्स अटेंड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इसमें नॉट रीच द वीमैक्स पूछा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। सो नेक्स्ट है, what is the minimum number of transfer RNA required to recognize all 6 codon of serine? serine कोड करता है इन सारे कोडोन को, UCU, यूरेसिल, साइटोसिन, यूरेसिल। तो इस तरह से UCA, UCG, UCC, AGU और AGC इन सबको कोड करता है। तो इनके लिए मिनिमम कितने ट्रांसफर आरएनए की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें पता है, अगर वोबेल हाइपोथेसिस को अप्लाई करके देखें यहाँ पे वोबेल रूल को, तो क्या होता है, यूरेसिल क्या करता है, यूरेसिल आइनोसिन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री शो करता है। एडेनिन भी क्या करता है, आयोनिसिन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री शो करता है। और गुआनिन भी क्या करता है, आयोनिसिन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री शो करता है। तो अगर इनका देखें तो यूसी तो इन तीनों के अंदर सेम है, और सिर्फ एक क्या है, एक कोडोन दूसरा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक नाइट्रोजनस बेस इसमें दूसरा है, तो ये तीनों क्या कर सकते हैं, आइनोसिन के साथ कोड कर सकते हैं। तो अगर इसको क्या कर दिया जाए, AGI कर दिया जाए, 3 प्राइम टू 5 प्राइम AGI कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं, दस द कोडॉन्स UCU, UCC, UCA कैन ऑल बी रीड बाय द एंटीकोडॉन हैविंग द सीक्वेंस AGI। ये तीनों क्या कर सकते हैं, इसकी एंटीकोडॉन सीक्वेंस इसको रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, एक ट्रांसफर आरएनए इसका हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, द कोडोन UCG रिक्वायर्ड दैट अ डिफरेंट एंटीकोडोन बी यूज्ड आइदर AGC, या तो AGC हो सकता है या फिर AGU हो सकता है। अकॉर्डिंग टू वोबेल हाइपोथेसिस, वोबेल रूल, इसमें ग्वानिन क्या करता है, यूरेसिल के साथ भी कॉम्प्लीमेंट्री शो कर सकता है। तो इसमें क्या होगा, या तो इसकी ये हो सकती है या ये हो सकती है। तो दो तो ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे हो गए।
उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट कितने बच गए, AGU और AGC। The other serine codon AGU, AGC need a different transfer RNA since they differ from the other codon at both the first and second position। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड पोजीशन दोनों ही क्या हैं, अलग अलग हैं। ओके, तो इसमें क्या होगा, डिफरेंट ट्रांसफर आरएनए से कोड करेगा। तो इसके लिए भी क्या होगा, ओनली वन ट्रांसफर आरएनए इज नीडेड टू डिकोड दीज टू विद द एंटीकोडन सीक्वेंस UCG। तो UCG अगर होगा तो इन दोनों को क्या कर सकता है, कोड कर सकता है। एडेनिन का जो एंटीकोडन होगा यूरेसिल, ग्वानिन का साइटोसिन, और यूरेसिल को अगर वोबेल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ग्वानिन कर सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसफर आरएनए। तो मिनिमम कितने चाहिए इसमें, मिनिमम 3 ट्रांसफर आरएनए चाहिए इन सारे कोडोन को कोड करने के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3। ओके, देन नेक्स्ट है, which one of the following statements about signal recognition particles is incorrect। ओके, तो सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल क्या होता है, जब कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है, राइबोसोम अटैच होते हैं मैसेंजर आरएनए से, साइटोसोल के अंदर ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है, और एक जैसे मैसेंजर आरएनए साइटोसोल के अंदर है, वहां पे काफी सारे राइबोसोम आके पॉलीराइबोसोम अटैच हो जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच उसका पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसाइज करवाते हैं। तो उसके जो एंड टर्मिनस होता है, वहां पे कुछ एक सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स लगे हुए रहते हैं। तो वो सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स रिकॉग्नाइज करते हैं कि इस प्रोटीन को साइटोसोल में ही रहना है, या फिर इसको अगर अदर सिक्रेटरी पाथवे में जाना है, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाना है। तो फिर क्या होगा, वहां पे ये सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। और ये क्या करेगी, इसका कोई रिसेप्टर प्रेजेंट होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, जिसके थ्रू ये क्या करेगी, वहां पे एंटर होगी। तो इसके बेस पे ऑप्शंस देखते हैं। इनकरेक्ट पूछा है, कंटेन आरएनए एंड प्रोटीन्स, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, आरएनए एंड प्रोटीन होता है इसके अंदर। उसके बाद डॉक्स विद ए रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड मेम्ब्रेन। तो ईआर मेम्ब्रेन पे ये रिसेप्टर के थ्रू डॉकिंग करवाती हैं, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। बाइंड्स टू लोकलाइजेशन सिग्नल एट एंड टर्मिनस ऑफ द इमर्जिंग पॉलीपेप्टाइड चेन। जो नेसेंट इमर्जिंग पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, उसके एंड टर्मिनस पे जो लोकलाइजेशन सिग्नल होता है, वहां पे ये जाके बाइंड करती है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ये हम लोग सेल बायोलॉजी के अंदर और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो बी ऑप्शन में दिया हुआ है कि इज एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं है। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होती है, जो किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट हो। तो ये तो साइटोसोल के अंदर भी प्रेजेंट है, तो ये तो कोई इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं है। तो करेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। देन नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज ए बायोप्लास्टिक। बायोप्लास्टिक मीन्स जो बायोलॉजिकली, ऐसा प्लास्टिक जो बायोलॉजिकली प्रोड्यूस करवाया जाता है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट ऐसा है जो क्या कुछ बैक्टीरिया इसको सिंथेसाइज करते हैं स्टोरेज मटेरियल के फॉर्म में, और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट से भी इसको सिंथेसाइज करवाया जाता है, और ये बायोडिग्रेडेबल है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये सारे क्या है, सिंथेटिक है, लेकिन ये क्या है, बायोप्लास्टिक है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, लेबल्ड सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड लीनियर शॉर्ट डीएनए वर एनील्ड टू फॉर्म ए प्रोडक्ट शोन इन फिगर फर्स्ट। ये एक फिगर फर्स्ट है। हेलिकेज ऐसे वाज परफॉर्म्ड यूजिंग द एनील्ड प्रोडक्ट and 3 proteins ABC below is the gel profile is the result of the result। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ये कोई सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है जिसपे कोई शॉर्ट डीएनए लीनियर डीएनए लगा हुआ है। तो इसमें कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगी, और हेलिकेज क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, डीएनए लिंक करवाता है, उसको रिमूव करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स को। ओके, तो हेलिकेज ऐसे करवाया गया, और इसमें क्या देखा गया है, ये तीनों प्रोटीन्स हैं, उसके बेस पे इसमें ये सारे बैंड्स को रिकॉग्नाइज करना है। तो इस प्रोटीन्स के अंदर देखें तो हेलिकेज ऐसे कौन से प्रोफाइल में दिखेगा, इसमें क्या पूछा है, बेस्ड ऑन द रिजल्ट आइडेंटिफाई द प्रोटीन विद हेलिकेज एक्टिविटी। तो कौन सी प्रोटीन है जिसके अंदर हेलिकेज एक्टिविटी प्रेजेंट है। तो इसके अंदर देखें हम लोग,
ए यहाँ पे एब्सेंट है, सी यहाँ पे एब्सेंट है, बी प्रेजेंट है। अगर इसके अंदर हेलिकेज एक्टिविटी प्रेजेंट होती तो यहाँ पे क्या होता है, एक बेंड आना चाहिए था, क्योंकि ये इसको हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगी, तो यहाँ पे भी कोई ना कोई बेंड आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है। इट मीन्स बी तो कोई हेलिकेज प्रोटीन नहीं है। सी प्रेजेंट है, उसके बाद भी नहीं आ रहा है, इट मीन्स ये भी नहीं है। और सी और बी दोनों ही प्रेजेंट है, फिर भी नहीं आ रहा है, तो ये भी हेलिकेज प्रोटीन नहीं है। लेकिन जैसे ही ए प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या हुआ, बेंड्स शो होने स्टार्ट हो गए। तो जहां जहां ए प्रेजेंट है, बेंड्स आ रहे हैं, इट मीन्स ए क्या है, ए के अंदर क्या है, हेलिकेज एक्टिविटी है। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन ए, जिसके अंदर हेलिकेज एक्टिविटी प्रेजेंट होगी। देन नेक्स्ट है प्रोटीन एक्स एग्जिस्ट इन बोथ जीटीपी बाउंड एंड जीडीपी बाउंड फॉर्म। कोई प्रोटीन एक्स है जो जीटीपी और जीडीपी बाउंड फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। When this protein was purified, it was always GDP bound. जब इसको प्योरीफाई किया गया तो ये ऑलवेज क्या है, जीडीपी बाउंड फॉर्म में है। प्रोटीन Y, W and V were added separately in an experiment along with GTP. तो ये कुछ अलग प्रोटीन है जिनको ऐड किया गया जीटीपी के साथ में। फिर क्या किया गया, द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग फिगर। तो इसके रिजल्ट देखे गए इसमें। तो Y जहां पे प्रेजेंट है वहां पे एक्स्ट्रा बेंड आ रहा है और जीटीपी बाउंड फॉर्म में शो हो रही है ये कोई एक्स प्रोटीन, और टोटल एक्स के साथ में ये वाले बेंड है। लेकिन सिर्फ Y की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, यहाँ पे जीटीपी वाला बेंड भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि Y क्या है, एक ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर है, जो क्या करेगा, ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर क्या होता है, जीडीपी बाउंड फॉर्म को जीटीपी में कन्वर्ट करवाता है। कोई भी जो जीडीपी बाउंड, ये एक जीटीपीएस प्रोटीन है, एक्स एक जीटीपीएस प्रोटीन है, ओके। तो जीटीपी की बाउंड फॉर्म में कब आएगी, जब कोई ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर इसको जीडीपी से जीटीपी में कन्वर्ट करवाएगा। जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन क्या करवाती है, जीटीपी को जीडीपी में कन्वर्ट करवाती है, तो ये नहीं हो सकता। तो प्रोटीन वाई इज ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर फॉर प्रोटीन एक्स। ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और W और V तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स जीटीपी का कोई बेंड नहीं आ रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, इन ए क्लास students were divided into three different groups and each group was given different DNA sample to find melting temperature. किसी डीएनए सैंपल को दिया है और उनको क्या करना है, मेल्टिंग टेम्परेचर फाइंड करना है। ऑल द ग्रुप्स ऑब्जर्व्ड सेम टीएम फॉर देयर सैंपल्स, दिस इज बिकॉज। तो अलग अलग सैंपल दिया गया है, अलग अलग ग्रुप्स को अलग अलग डीएनए सैंपल दिया गया है, लेकिन उनका मेल्टिंग टेम्परेचर सेम आ रहा है। तो मेल्टिंग टेम्परेचर तभी सेम आ सकता है जब वो किसी न किसी सेम स्पीसीज का डीएनए होगा और उसकी जो चेन लेंथ होगी वो भी क्या होगी, सिमिलर होगी, क्योंकि मेल्टिंग टेम्परेचर को अफेक्ट कर सकता है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन और उसकी फैटी एसिड चेन, ओके। तो फैटी एसिड चेन सिमिलर होनी चाहिए, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग मेल्टिंग टेम्परेचर होता है। लाइक ह्यूमन बींग्स का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इस तरह से अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग टेम्परेचर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सेम मेल्टिंग टेम्परेचर किसकी वजह से आएगा, अगर सेम स्पीसीज के हैं और सेम उसमें जीसी कंटेंट प्रेजेंट होगा। जीसी कंटेंट क्यों सेम होगा, क्योंकि अगर जीसी कंटेंट सेम होगा तभी उसमें क्या होगा, मेल्टिंग टेम्परेचर सेम आएगा। अगर जीसी कंटेंट किसी का ज्यादा है या किसी का कम है तो उसमें मेल्टिंग टेम्परेचर में भी कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि जीसी के अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अगर ज्यादा जीसी कंटेंट है तो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर भी हाई होगा। ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी सोल्व किया था, इसी टाइप का एक क्वेश्चन। तो they got different DNA sample from the same organism with different length and same GC content. तो सेम जीसी कंटेंट तो होगा लेकिन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। उसके बाद they got different DNA sample with same length एंड डिफरेंट जीसी कंटेंट, तो ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि सेम लेंथ होगी और सेम जीसी कंटेंट होना चाहिए था, तो ये रॉन्ग हो गया। उसके बाद है they got different DNA sample with same length and same GC content, तो ये करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सेम लेंथ है और उसका सेम GC कंटेंट है। उसके बाद है they got different DNA sample from different organism with different length and same GC content, ये भी बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है for efficient translation of certain eukaryotic messenger RNA under many physiological and pathological stress condition, the small subunit of ribosome bind to the messenger RNA at them. तो जब ऐसी कुछ कंडीशन होती हैं, कुछ वायरस एंटर कर जाते हैं सेल के अंदर और पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल ऐसी कुछ स्ट्रेस वाली कंडीशन होती है, तब क्या होता है 5 प्राइम केपिंग प्रेजेंट नहीं होती है मैसेंजर आरएनए पे। तो उस कंडीशन में क्या होता है एक IRES इंटरनल राइबोसोम एंट्री साइट एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, वहां पे क्या होता है राइबोसोम आके बाइंड करते हैं। क्योंकि डायरेक्ट वो कोजेक सीक्वेंस पे बाइंड नहीं कर सकते, ये पहले राइबोसोम क्या करते हैं 5 प्राइम केप पे बाइंड करते हैं, उसके बाद कोजेक सीक्वेंस में वो इनिशिएशन कोडन तक पहुंचते हैं रीड करते हुए, और उसके बाद क्या होता है वो स्टार्ट होता है ट्रांसलेशन। तो इसमें क्या होगा ऐसी कंडीशन में स्ट्रेस वाली कंडीशन में इंटरनल राइबोसोम एंट्री साइट IRES सीक्वेंस पे क्या होगा राइबोसोम बाइंड होंगे। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 5 प्राइम केप तो एब्सेंट होती है तो यहाँ नहीं होगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर एट 3 प्राइम यूटीआर पे तो हो ही नहीं सकता। इनिशिएशन कोडन कोडन पे डायरेक्ट बाइंड नहीं होता है, इनिशिएशन कोडन कोजेक सीक्वेंस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, तो उसके 2-3 न्यूक्लियोटाइड काफी सारे न्यूक्लियोटाइड पहले ही बाइंड हो जाएगा राइबोसोम, और फिर उसके बाद वो उसको रीड करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इंटरनल राइबोसोम एंट्री साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर आइडेंटिफाइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोटीन इन ए टिश्यू which one of the following type of immunofluorescence microscopic method has attained the highest level of resolution। तो ऐसा कौन सी टेक्निक यूज करेंगे जिसमें immunofluorescence microscopy method has attained the highest level of और प्रोटीन स्पेसिफिक प्रोटीन इन ए टिश्यू के अंदर किसी प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है और उसका हाईएस्ट रेजोल्यूशन कब आएगा। तो प्रोटीन के अंदर टिश्यू के अंदर प्रोटीन को देखने के लिए कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी यूज करते हैं, और डी कॉन्वोल्यूशन के साथ में करेंगे। डी कॉन्वोल्यूशन मीन्स किसी भी इमेज का किसी भी चीज सैंपल का हाई रेजोल्यूशन प्रोवाइड करवाता है डी कॉन्वोल्यूशन। तो कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी विद डी कॉन्वोल्यूशन, ओके, हाई रेजोल्यूशन के साथ कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी को यूज करेंगे। देन नेक्स्ट है which one of the following sets of protein factors named as Yamanka factors can be used to convert mammalian somatic cells into the induced pluripotent stem cell। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनका यूज किया जाता है सोमेटिक सेल को प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल में कन्वर्ट करने के लिए। तो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल क्या होते हैं, स्टेम सेल के काफी सारे टाइप्स होते हैं, लाइक टोटिपोटेंसी मीन्स वो पूरा एम्ब्रियो फॉर्म कर सकते हैं, पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगी, और प्लूरिपोटेंस मीन्स कुछ ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो सकता है। तो प्लूरिपोटेंसी को इंड्यूसली हम लोग सोमेटिक सेल से कन्वर्ट कर सकते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल में। ये क्या होता है जब मोरूला वाली स्टेज के बाद में ब्लास्टुला वाली स्टेज आती है, तो मोरूला में क्या होता है 2 टाइप से ट्रोफोब्लास्ट सेल और एक बनता है इनर मास सेल, ओके। तो इनर मास सेल के बाद उसके बाद भी उसका डिवीजन होगा, और सोमेटिक सेल अगर फॉर्म हो चुकी है उसके बाद उसको क्या करवाया जाता है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल में कन्वर्ट करवाया जाता है कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के थ्रू। और इसका क्लिनिकल काफी ज्यादा रोल है अगर किसी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करना है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, और इसके अंदर इसका यूज किया जाता है। तो OCT3/4, SOX2 और KLF4 और सीमिक, ये वाले जो जीन होते हैं इनको यमांका नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको यमांका फैक्टर्स भी बोला जाता है। तो OCT3/4, SOX2, KLF4 और सीमिक, ये सारे जीन क्या है इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल बनाते हैं। तो ये तो बिल्कुल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन ICAR, CSIR नेट और काफी सारे जितने भी लाइफ साइंसेज से रिलेटेड एग्जाम है उसमें एक न एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। इसके बारे में आपको और अच्छे से डिटेल में डिस्कशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं इसके लिए भी कोई वीडियो लेके आ जाऊंगी, ओके। देन नेक्स्ट है हेफलिक लिमिट ऑफ मैमेलियन सेल्स रेफर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो हेफलिक लिमिट क्या होता है जब मैमेलियन सेल डिवाइड होती हैं तो उसके अंदर आफ्टर 35, 40, 50 डिवीजन के बाद वो क्या होती है सेल सेनेसेंस के अंदर या फिर अपोप्टोसिस के अंदर चली जाती हैं ऑटोमेटिकली। क्योंकि क्या होता है क्रोमोसोम के एंड्स पे क्या होता है टीलोमेयर होता है,
और टीलोमियर के अंदर अगर टीलोमरेज जीन जब तक एक्सप्रेस करेगा, टीलोमरेज एंजाइम जब तक एक्सप्रेस करेगा, वो क्या करेगा, उस क्रोमोसोम को शॉर्ट नहीं होने देगा। और जैसे जैसे उसका सेल का डिवीजन होता जाता है, टीलोमरेज की सीक्वेंस क्या होती जाती है, शॉर्ट होती जाती है, तो उसमें म्यूटेशन के चांसेस ज्यादा बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उस सेल को सेनेसेंस में या फिर अपोप्टोसिस पाथवे में भेज दिया जाता है। तो हेफ लिक लिमिट क्या होगी, आफ्टर 40 to 50 डिवीजन के बाद में वो सेल क्या हो जाएगी, सेनेसेंस के अंदर चली जाती है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। सेल्स इन प्राइमरी सेल कल्चर अंडरगो सेनेसेंस आफ्टर 50-60 पेसेस, तो ये सही हो सकता है। उसके बाद प्राइमरी सेल कल्चर इन विट्रो डू नॉट क्रॉस द लिमिट ऑफ सेल ट्रांसफॉर्मेशन, ये नहीं होगा। सेल लाइन्स व्हेन कल्चर इन विट्रो हैव ए लिमिट फॉर देयर सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है यहाँ। मेलिग्नेंट सेल लाइन अंडरगो सेनेसेंस आफ्टर 50 to 60 पासेस, तो मेलिग्नेंट जो कैंसर सेल होती हैं उसके अंदर टीलोमरेज एक्सप्रेस होता रहता है, इसी वजह से क्या होता है, कैंसर सेल डिवाइड होती रहती है, उसके अंदर सेनेसेंस नहीं आते हैं। ओके, तो इसके अंदर तो हेप्लिक लिमिट एब्सेंट होती है। तो सेल जो प्राइमरी सेल कल्चर में जो नॉर्मल सेल्स होती हैं, वो क्या करेगी, आफ्टर 50 to 60 डिवीजन वो सेनेसेंस में चली जाती है। तो ए ऑप्शन ही क्या हो गया इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। देन नेक्स्ट है, mid blastula transition is a phenomenon that occurs during early development in certain organism it refers to। तो mid blastula transition क्या होता है, blastula जो 16 स्टेज सेल स्टेज होती हैं उसके अंदर क्या होता है, ब्लास्टुला तक क्या होता है, मेटरनल जो जीन होते हैं वो एक्सप्रेस होते रहते हैं, मदर से जो मदर साइड से जो भी साइटोप्लाज्म के अंदर जो जीन आए हुए रहते हैं वो एक्सप्रेस होते रहते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे कन्फर्मेशनल चेंज होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जो जाइगोटिक जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सप्रेस होने लग जाते हैं। तो उसी को बोलते हैं मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन, मीन्स मेटरनल से जाइगोटिक जीन का वो एक्सप्रेशन होने लग जाना। तो ट्रांजिशन फ्रॉम मेटरनल टू जाइगोटिक जीन एक्सप्रेशन, ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। ट्रांजिशन ऑफ मॉर्फोलॉजी ड्यूरिंग मिड ब्लास्टुलर स्टेज, तो मॉर्फोलॉजी नहीं होगा, ये रॉन्ग हो गया। उसके बाद ट्रांजिशन फ्रॉम 2 जर्म लेयर एम्ब्रियो टू 3 जर्म लेयर, ये गैस्ट्रुलर स्टेज में होता है, ये भी नहीं होगा। ट्रांजिशन ऑफ ब्लास्टुला टू गैस्ट्रुला, ये भी नहीं होगा। तो मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन मीन्स जाइगोटिक जीन का एक्सप्रेशन होने लग जाना। उससे पहले क्या हो रहे थे, मेटरनल जीन एक्सप्रेस हो रहे थे उस सेल को डिवाइड करने के लिए, उस सेल को ग्रोथ करवाने के लिए। ओके, द नेक्स्ट है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस डू टी सेल डेवलप एनर्जी। तो टी सेल एनर्जी क्या होता है, एनर्जी एक इस टाइप की जो कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, इम्यून रेस्पॉन्स, इम्यूनिटी है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती है। ओके, तो एब्सेंस ऑफ प्रॉपर इम्यून रेस्पॉन्स उसको बोलते हैं एनर्जी। यहाँ ANERGY है, ये ई नहीं, यहाँ एनर्जी वाला एनर्जी नहीं, यहाँ पे क्या है, एनर्जी है, AN है, तो इसको कंफ्यूज मत करना। टी सेल ये भी काफी ज्यादा रिसेंटली अभी चल रहा है ये टॉपिक रिसर्च के अंदर। तो इसमें क्या होता है, टी सेल अपना फंक्शन प्रॉपरली शो नहीं कर पाती है, तो इसकी भी कुछ इसके एडवांटेजेस भी हैं। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, विद द एक्सप्रेशन ऑफ CD69 ऑन टी सेल, तो ये तो CD69 का एक्सप्रेशन तो रेगुलेटरी टी सेल में होता है, कुछ मेमोरी टी सेल में, तो ये नहीं हो सकता। when the CD4 CD8 molecules present on T cell surface do not recognize self MSC second and MSC first, ये भी नहीं होगा। उसके बाद when MSC second molecules present on antigen presenting cell bind to peptides with less avidity, ऐसा भी कुछ नहीं होता है, less avidity या ज्यादा avidity affinity से bind होने की इसमें कोई बात नहीं होगी। when co-stimulatory molecules present on the antigen presenting cell fail to interact with T cell, तो जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, चाहे वो बी सेल है और मैक्रोफेजेस हैं, वो कोई भी सेल है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, वो क्या करेगी, उसके ऊपर जो एमएससी मॉलिक्यूल्स या फिर पोस्ट स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट रहते हैं वो टी सेल को प्रॉपरली स्टिमुलेट नहीं कर पाएंगे, तो इसको क्या बोला जाता है, टी सेल एनर्जी। तो टी सेल एनर्जी इज ए टॉलरेंस मैकेनिज्म इन विच द लिम्फोसाइट्स इज intrinsically functionally inactivated following an antigen encounter but remain alive for an extended period of time in a
पर हाइपो रेस्पॉन्सिव स्टेट। ओके, तो हाइपो रेस्पॉन्सिव स्टेट के अंदर वो अलाइव तो रहेगी, लेकिन वो क्या करेगी, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहेगी। ओके, तो इसी को क्या बोला जाता है, टी सेल एनर्जी। देन नेक्स्ट, a chemist synthesized a new chemical X which is highly mutagenic। किसी केमिस्ट ने एक केमिकल सिंथेसाइज किया है, वो क्या है, हाईली म्यूटाजेनिक है, म्यूटेशन कोज करवाता है। He also tested the capacity of mutation induced by X to be reversed by other non-mutagens and obtained the following results। तो उन्होंने क्या किया, अदर he also tested the capacity of mutation induced by X to be reversed by other non-mutagens। अदर जो नॉन म्यूटेशंस हैं वो क्या कर सकते हैं, इस एक्स वाले म्यूटेशन को रिवर्स भी कर सकते हैं, इस टाइप के उन्होंने फाइंड किया। तो म्यूटेशन प्रोड्यूस्ड बाय एक्स, एक्स से जो म्यूटेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं और रिवर्स किसके थ्रू हो रहे हैं, इसके थ्रू। तो नाइट्रस एसिड, नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोक्सिल एमीन है और एक्रिडिन ऑरेंज है। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड की प्रेजेंस में म्यूटेशन हो रहा है। उसके बाद हाइड्रोक्सिल एमीन भी कुछ कर रहा है, म्यूटेशन रिवर्स कर पा रहा है, और एक्रिडिन ऑरेंज बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। तो एक्रिडिन और ऑरेंज क्या होता है, एक इंटरकेलेटिंग एजेंट है, डीएनए के अंदर इंटरकेलेट होकर उसमें क्या करवाएगा, या तो डुप्लीकेशन करवा सकता है या फिर डिलीशन करवाएगा। तो एक्रिडिन ऑरेंज का यहाँ कोई वर्क नहीं है, डिलीशन डुप्लीकेशन नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ नो आ रहा है। उसके बाद हाइड्रोक्सिल एमीन और नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस एसिड क्या है, ये एक डीएमिनेटिंग एजेंट है, केमिकल म्यूटेशंस है। डीएमिनेटिंग एजेंट मींस डीएमिनेशन करवाएंगे किसी भी बेसिस का, लाइक साइटोसिन का डीएमिनेशन होता है तो वो यूरेसिल में कन्वर्ट हो जाता है, इसी तरह से। तो डीएमिनेशन से क्या होगा, इसमें ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन मींस प्यूरिन प्यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है, और पायरिमिडिन पायरिमिडिन में कन्वर्ट हो जाता है, मींस प्यूरिन की जगह कोई प्यूरिन आ जाता है म्यूटेशन होके, और पायरिमिडिन की जगह पायरिमिडिन आ जाता है म्यूटेशन होके, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। ट्रांसवर्जन मींस प्यूरिन की जगह पे कोई पायरिमिडिन आ जाए तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्जन। ओके, तो नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस एसिड और हाइड्रोक्सिल एमीन क्या करेंगे, यहाँ पे एजीटीसी एटीजीसी ट्रांजिशन करवाएंगे। ओके, तो एडेनिन थाइमिन की जगह पे ग्वानिन साइटोसिन आ सकता है, प्यूरिन की जगह प्यूरिन, पायरिमिडिन की जगह पायरिमिन। तो इसका ज्यादा अफेक्ट नहीं होता है वैसे। तो एक्स क्या कॉज करवा रहा है, ट्रांजिशन कॉज करवा रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, इसको रिवर्स कर पा रहे हैं। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट है, what will be the best assay to detect and quantify a small and low abundant peptide in a biological sample। किसी भी biological sample के अंदर स्मॉल और लो पेप्टाइड प्रेजेंट है, उसको किससे क्वांटिफाई कर सकते हैं, किससे डिटेक्ट कर सकते हैं, तो रिया रेडियो इम्यूनो ऐसी टेक्निक है जो काफी ज्यादा स्पेसिफिक होती है। तो काफी कम अमाउंट में या फिर काफी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हो तो भी उस प्रोटीन को, पेप्टाइड को, एंटीजन को डिटेक्ट कर सकती है। ओके, तो इम्यूनो डिफ्यूजन नहीं हो सकता, लोरी एसे और इम्यूनोब्लॉट ये वाले नहीं हो सकते हैं। इसमें क्या होगा, रिया। ये काफी ज्यादा स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स को भी वो आइडेंटिफाई और डिटेक्ट कर सकती है और क्वांटिफाई भी कर सकती है। ओके, इसमें क्या करते हैं, रेडियो लेबल्ड कुछ एंटीजन्स डालते हैं और अनलेबल्ड और लेबल्ड के बीच में कंपटीशन होगा और उस तरह से इसको डिटेक्ट करवाया जाता है। ओके, फ्लूरेसेंस देखी जाती है। देन नेक्स्ट है, a mutation in the coding region of mammalian gene leads to the loss of a single amino acid at the end terminus of the nascent polypeptide। This is possible when, तो सिंगल अमाइनो एसिड के अंदर कुछ म्यूटेशन हुआ है, ओके, लॉस हो गया, पूरे अमाइनो एसिड का ही लॉस हो गया। हम लोग देखते हैं कि कुछ कोडॉन्स का, कुछ नाइट्रोजनस बेसिस का लॉस होता है, लेकिन इसमें क्या हो गया, पूरे अमाइनो एसिड का ही लॉस हो चुका है और फिर भी वो नेसेंट पॉलीपेप्टाइड बना हुआ है। इट मीन्स क्या होगा, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट वाला जो अमाइनो एसिड कोड सबसे पहले जो अमाइनो एसिड अटैच होता है, क्योंकि एयूजी स्टार्ट कोडोन है, एयूजी का जो एंटी कोडोन है वो मिथ्योनिन है, जो भी अमाइनो एसिड कोड करता है उसको मिथ्योनिन कोड करता है। ओके, तो अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ
दो मिथ्योनिन प्रेजेंट होंगे तभी ये नेसेंट पॉलीपेप्टाइड फॉर्म हुआ है। अदरवाइज यहाँ पे अगर फर्स्ट वाले अमीनो एसिड में लॉस हो गया होता तो ये वाले पॉलीपेप्टाइड नहीं बन पाती। तो इस तरह का ऑप्शन कहाँ पे दे रखा है, द फर्स्ट टू कोडन कोड फॉर मिथ्योनिन, तो ये इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर। ओके, अदर ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है इसमें। उसके बाद है a scientist perform a series of experiment to determine the recombination frequency between the following genes. He acquired the following data. PQ के बीच में, PQ दो जीन है जिसके बीच में फ्रीक्वेंसी है 3%, QR के बीच में है 2%, RS के बीच में 13%, PS के बीच में 8%. Which one of the following represents the correct order of gene? तो करेक्ट ऑर्डर कौन शो करेंगे, जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जहाँ पे यहाँ पे देख लेते हैं, द लार्जर द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी द लार्जर द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन। जितनी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना ही उसके जीन के बीच में क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं बाय लुकिंग एट द डेटा। इन डेटा के अकॉर्डिंग हम वी नो दैट जीन क्यू और आर के बीच में क्या कितना है, 2% है। ओके, लाइक यहाँ पे 2% है क्यू आर के बीच में, पी क्यू के बीच में 3%, और आर एस के बीच में सबसे ज्यादा है 13%, और पी और एस के बीच में कितना है 8%। तो सबसे पास में जो होंगे जीन का ऑर्डर किस तरह से डिटरमाइन करेंगे, सबसे पास वाले जो जीन होंगे वो क्या होंगे, क्यू और आर, क्योंकि इसके बीच में 2% है रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी, क्योंकि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ही ज्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी होती है। उसके बाद है पी क्यू, क्योंकि इसके अंदर 3% है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू के बाद क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। और उसके बाद आर और एस के बीच में तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस है, मींस आर और एस सबसे ज्यादा दूर प्रेजेंट होगा, तो आर क्यू पी, उसके बाद एस तो हो नहीं सकता, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। पी और एस के बीच में 8 है, तो पी उसके पास में आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो जीन की सीक्वेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एस पी क्यू आर। ओके, एस पी क्यू आर कैसे हो गई, एस और पी के बीच में डिस्टेंस कितना है 8%, उसके बाद एस और आर के बीच में कितना है 13%, ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है, और क्यू आर तो सबसे लोएस्ट डिस्टेंस है, तो ये पास में आ जाएंगे, और उसके बाद है पी क्यू के बीच में 3%। तो इसका जीन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, एस पी क्यू आर। इस तरह से कोई ऑर्डर हो जाएगा। तो एस पी क्यू आर कहाँ पे आ रहा है, थर्ड ऑप्शन में है एस पी क्यू आर। तो ये क्या हो जाएगा इसका, बस इसमें ये याद रखना था कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ही वहां पे जीन के अंदर डिस्टेंस ज्यादा होता है। इससे ये काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आसानी से सोल्व हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, you have two tubes containing bacteriophage labeled with radioactive phosphorus and radioactive sulfur that are devoid of bacteria, उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं है। You use these bacteriophage to infect separate E. coli culture. After infection, you separate bacteria from the virus and check them for radioactivity. You will find. तो हमें क्या फाइंड मिलेगा, ये हार्शी और चेस का जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने क्या बताया था कि डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो उसके बेस पे ये एक्सपेरिमेंट है। उसमें क्या होता है, अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो इसका मतलब डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, और प्रोटीन के अंदर क्या होता है, सल्फर प्रेजेंट होता है। तो अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा तो क्या होगा, फॉस्फोरस के अंदर क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलेगी। और अगर सल्फर के अंदर मीन्स प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन अगर जेनेटिक मटेरियल होगा तो रेडियो एक्टिविटी कहाँ पे शो होगी, सल्फर के अंदर। तो इस तरह से देख सकते हैं रेडियो एक्टिविटी इन बोथ बैक्टीरियल सैंपल, दोनों के अंदर नहीं मिल सकती, क्योंकि प्रोटीन तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का वर्क करेगी नहीं। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी नन ऑफ देम एज बैक्टीरिया हैव बीन टोटली सेपरेटेड फ्रॉम द वायरस, ऐसा भी नहीं हो सकता। वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ पे डिवाइड होगा, इकोलाई सेल के अंदर। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी इन बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद वायरस फ्रॉम ट्यूब ए, तो ट्यूब ए के अंदर फॉस्फोरस था, इट मींस ये यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी मिलेगी, क्योंकि डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, और डीएनए के अंदर फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, तो रेडियो एक्टिविटी भी कहाँ पे मिलेगी, फॉस्फोरस वाले पे मिलेगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी। Then next term, color blindness in human follows sex-linked recessive mode of inheritance.
if a couple with normal color vision have a color blind son, what will be the genotype of parents? तो पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या होगा? अगर नॉर्मल कलर विजन वाले पेरेंट्स हैं तो ये एक सेक्स लिंक्ड डिजीज है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। इट मीन्स क्या होगा यहाँ पे एक्स जीन पे क्या होगा, अगर फीमेल के अंदर, फीमेल तो कैरियर है उसके बाद भी इसमें कोई डिफेक्ट शो नहीं होगा, वो बिल्कुल नॉर्मली कलर विजन शो करेगी। लेकिन मेल के अंदर सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन होगा वो बी है। ओके, तो इसका जो करेक्ट जीनोटाइप क्या हो जाएगा, फीमेल के अंदर तो इस तरह से हेटेरोकैरियोटाइप मिलेगा और मेल के अंदर क्या होगा, इस तरह का कैरियोटाइप मिलेगा। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये वाला एक्स बी यहाँ उसके सन के अंदर आ सकता है, तभी जाके यहाँ पे क्या होगा, कलर ब्लाइंड सन होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी भी 1/4 होगी। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। देन नेक्स्ट है, if the allele A is incompletely dominant over allele A, कैपिटल A किस पे डोमिनेंट है, स्मॉल a पे, what is the expected in a progeny of two heterozygous parents? तो इनकम्प्लीट डोमिनेंट शो हो रहा है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मीन्स एक जो डोमिनेंट वाला जो एलील है वो रेसेसिव वाले एलील के जो करेक्टर है उसको मास्क नहीं कर पाता है, दोनों ही एलील्स क्या करेंगे, अपना अपना करेक्टर शो करेंगे। तो इसमें क्या होगा, जैसे इस तरह से इन दोनों के अंदर बीच में हेटेरोजाइगस है पेरेंट्स, हेटेरोजाइगस के अंदर क्रॉस करवाएंगे तो इसका जो रेशियो मिलेगा F1 प्रोजेनी में, उसमें क्या होगा, इस तरह से कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है और स्मॉल ए मीन्स जो फिनोटाइप होगा उसका रेशियो भी आएगा 1:2:1 और जीनोटाइप का रेशियो भी क्या आ जाएगा, 1:2:1, क्योंकि इसमें दोनों ही एलील क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी करेक्टर शो कर रहे हैं। तो सेम फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। देन नेक्स्ट है, एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ RNA DNA hybrid, which one of the following enzyme could be utilized to degrade only the RNA strand from the RNA DNA hybrid? Okay, तो RNA DNA hybrid कहाँ पे बनता है, जब हम लोग प्राइमर यूज करते हैं, जब DNA का रेप्लिकेशन होता है तब क्या होता है, प्राइमर का यूज करते हैं और प्राइमर से ही क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो जब वापस से प्राइमर को रिमूव करना होता है तो क्या होता है, प्राइमर को रिमूव करने के लिए तो बैक्टीरिया के अंदर तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है, जिसके अंदर 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से वो वहां पे कट कर सकता है, प्राइमर को रिमूव कर सकता है। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, यूकैरियोट्स के अंदर स्पेसिफिक एक फ्लैप एंडोन्यूक्लियस होता है, वो क्या करता है, उस आरएनए को रिमूव करेगा। तो लेकिन वो सिर्फ आरएनए को कट कर सकता है, प्राइमर को कट कर सकता है, लेकिन जो जहां पे जिस पॉइंट पे आरएनए से प्राइमर से डीएनए का जो रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ है उस वाले आरएनए डीएनए हाइब्रिड को फ्लैप एंडोन्यूक्लियस कट नहीं कर सकता है। तो वहां पे एक स्पेसिफिक टाइप का आरएनए एच आता है, वो क्या करेगा, उस वाले आरएनए डीएनए हाइब्रिड को कट करेगा। तो आरएनए डीएनए हाइब्रिड को कौन कट करता है, आरएनए एच। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। Then next, if the intracellular pH of a cell becomes basic, which one of the following will help reduce the pH? तो अगर इंट्रासेल्युलर pH बिल्कुल बेसिक हो जाए, pH मीन्स बढ़ जाए, बेसिक मीन्स बढ़ गई pH, तो उसमें क्या होगा, अगर pH कम हो जाती है तो वहां पे बाइकार्बोनेट एंटर होता है और क्लोराइड बाहर निकलता है। बैंड 3 आपको पता है, सेल के अंदर एक एनायन ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बाइकार्बोनेट क्या करेगा, सेल के अंदर होम्योस्टेटिस मेंटेन करके रखता है और उसके पीएच को मेंटेन करता है। लेकिन अगर पीएच ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, बाइकार्बोनेट को बाहर निकाला जाएगा सेल से और क्लोराइड आयन को इंटरनलाइज किया जाएगा। तो इसमें ऐसा ऑप्शन कौन सा है, इम्पोर्ट ऑफ क्लोराइड एंड एक्सपोर्ट ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट है, प्रोटीन कैन एक्ट एज एक्सीलेंट बफर बिकॉज ऑफ। तो प्रोटीन एक्सीलेंट बफर की तरह यूज करते हैं क्योंकि प्रोटीन के अंदर क्या होते हैं, उसकी साइड चेन के पीके काफी ज्यादा अलग अलग हो सकते हैं। लाइक
वाइड रेंज में उसका पीके होता है, कुछ एसिडिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, कुछ बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। लाइक हिस्टिडीन क्या करता है, एज ए बफर की तरह यूज करते हैं। तो वो किसकी वजह से करते हैं, वाइड रेंज ऑफ पीके वैल्यूज ऑफ साइड चेन फाउंड विद इन द प्रोटीन। तो प्रोटीन के जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनकी साइड चेन में क्या होते हैं, अलग अलग टाइप की पीके वैल्यू होती है, जिससे हम लोग पीआई भी कैलकुलेट करते हैं। हम लोगों ने अमाइनो एसिड वाले वीडियो के अंदर देखा था, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी जरूर देख लें, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ओके, देन नेक्स्ट है, which one of the following statement is incorrect in relation to reverse phase chromatography। तो रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, एक हाइड्रोफोबिक क्रोमेटोग्राफी होती है, जिसके अंदर जो मोबाइल फेज होती हैं वो क्या होती है, पोलर होती है, और जो स्टेशनरी फेज क्या होती है वो होती है नॉन पोलर। और तो इसके बेस पे ऑप्शंस देख लेते हैं, इनकरेक्ट ढूंढना है इसमें। द सोल्यूट इल्यूट विद डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी, तो हाँ पोलैरिटी के बेस पे इसमें सोल्यूट इल्यूट आउट होते हैं। उसके बाद है द स्टेशनरी फेज सरफेस कवरिंग द सिलिका पार्टिकल्स इन्वॉल्व्स नॉन पोलर फंक्शनल ग्रुप, तो उसके अंदर जो स्टेशनरी फेज के अंदर नॉन पोलर ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी करेक्ट है। द सोल्यूट्स इल्यूट विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोलिकुलर वेट, तो मोलिकुलर वेट के बेस पे नहीं, यहाँ पे क्या होता है पोलर और नॉन पोलर के बेस पे इसमें क्या होता है, इल्यूशन होता है, इल्यूट आउट करते हैं। तो ये इसका रॉन्ग हो गया और इनकरेक्ट हमें ढूंढना था। उसके बाद है द पीएच ऑफ द मोबाइल फेज हैज ए प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन रिटेंशन, सेलेक्टिविटी एंड सेपरेशन, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उसका मोबाइल फेज की जो पीएच है वो भी इन्फ्लुएंस करेगी उसके सेपरेशन को। तो ये सारे क्वेश्चन थे। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है, लेकिन मुझे पता है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और इसको पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज दिया हुआ है। और इस ऐसे ही मैं और अभी काफ़ी सारे एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर हैं 2018 का, 2019 का, इस तरह से डीबीटी जेआरएफ के क्वेश्चन पेपर लाती रहूंगी, तो आप देखते रहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।